नया IBN 7 हौसला है। नेपाल से लेकर भारत तक तबाही की खबरें आनी शुरू हुई। पहले कहा गया कि 150 लोगों की शायद मौत हुई है, लेकिन खबरें अभी भी आ रही हैं। नेपाल में वहां के मंत्री बता रहे हैं कि कम से कम 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और नेपाल से अभी अभी खबर यह भी आ रही है कि वहां की आर्मी का एस्टिमेट यह है कि मरने वालों की संख्या 1500 तक पहुंच सकती है। सिर्फ राजधानी काठमांडू में तकरीबन 500 लोग मारे गए हैं। नेपाल के दूसरे हिस्सों से भी दिल दहला देने वाली खबरें सामने आ रही हैं। हालांकि भारत में नेपाल जैसी तबाही नहीं है, लेकिन जानमाल का नुकसान भारत में भी हुआ है। दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम में दोहरे झटके लोगों ने महसूस किए। इस बीच IBN 7 भूकंप के केंद्र एपिसेंटर पोखरा पहुंचने वाला देश का पहला चैनल बन गया है। IBN 7 संवाददाता प्रभाकर कुमार उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां भूकंप के सबसे तेज झटके महसूस किए गए, जो ग्राउंड जीरो है, एपिसेंटर है पोखरा में, नेपाल में। देखिए उन्हीं की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। महज कुछ घंटे बीते हैं जब नेपाल में जबरदस्त भूकंप आया है और हम आ पहुंचे हैं कर्रा विलेज में, जो कि अर्थक्वेक का जो एपिसेंटर था उसके काफी करीब है। और ये पहली नेशनल चैनल की कोई टीम है जो अभी नेपाल पहुंची है अर्थक्वेक के का आपको नजारा दिखाने के लिए, किस तरीके से तबाही मची है। अगर मैं अपने टॉर्च की रोशनी में आपको दिखा सकूं तो ये पहले घर था जहां लोग रह रहे थे। अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ पर कपड़े पसरे हुए हैं और यहाँ पूरा परिवार रहता था। लेकिन इस घर में किसी की जान इसलिए नहीं गई क्योंकि उस समय घर परिवार के लोग जो है वो बाहर गए थे। घर के जो मालिक हैं वो हमारे साथ हैं। ये छोटा सा एक गांव है। आप कुछ बता रहे थे। हम तो अब यहाँ अभी ऑफिस में था, मुझे ऐसा लगा कि बहुत झटका आया है, लेकिन यहाँ पर घर सर है ना गिरा हुआ है, हमें मालूम नहीं था। फिर वापस घर में आ गया तो सब झटका है ना, भूकंप का झटका आ गया था ना, उसी टाइम में आ गया तो सब तहस-नहस हो गया घर का। पूरे इलाके में, लगभग पूरे नेपाल में अभी बिजली गुल है। और मैं आपको अगर ये दिखाऊं कि इस गांव का क्या हाल है, छोटा सा कस्बा है, इसमें लगभग 100 के आसपास घर हैं और लगभग सारे के सारे घर जो हैं वो बंद पड़े हुए हैं। लोग जो है खुले मैदान में बैठे हुए हैं और छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं वो खुले मैदान में अपना यहाँ से पूरी रात गुजारने को तैयार है। उनका कहना है कि वो घर में तब तक वापस नहीं जाएंगे जब तक कि उन्हें ये तसल्ली न हो जाए कि भूकंप के झटके दोबारा नहीं आएंगे। ये जितने लोगों को आप देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, वृद्ध महिलाएं हैं, बूढ़ी महिलाएं हैं। देखिए आप, छोटा बच्चा है जो पूरे खुले में इसे पूरी रात गुजारनी पड़ेगी। ये छोटी छोटी यंग लड़कियां हैं, वृद्ध महिलाएं हैं, ओल्ड एज महिलाएं हैं और इन्होंने पूरा ये कर लिया है। और मौसम भी यहाँ ठंडा है। आप देखिए लगभग सारे के सारे लोगों ने यहाँ पे रजाइयां, कंबल ओढ़ी हुई हैं, जैकेट्स पहने हुए हैं। छोटे बच्चे हैं, इनके घर में आज खाना नहीं बना है। कितनों के घर टूट गए हैं, गिर गए हैं। इनको सरकार की तरफ से किसी तरह की कोई सूचना नहीं प्राप्त है। और जो लोगों में यहाँ अफवाह है कि वापस जो है वो झटके आ सकते हैं, भूकंप के झटके वापस आ सकते हैं, और इस कारण से कोई भी जो है वो अपने घर में वापस जाने को तैयार नहीं है। या तो कईयों के घर गिर गए हैं और जिनके घर नहीं भी गिरे हैं उनके घरों में दरार है। और इस कारण से इन्होंने ये निश्चित किया है कि आज की रात वो खुले आसमान में गुजारेंगे, ऐसे ही कंबल, रजाई और जैकेट पहन के इस ठंड में गुजारेंगे, लेकिन अपने घरों में वापस नहीं जाएंगे जब तक उन्हें किसी तरह का कोई एश्योरेंस एक तरह की नहीं मिल जाती है कि अब उनका घर जाना सेफ है। नेपाल में अर्थक्वेक एपिसेंटर के पास से प्रभाकर कुमार, IBN 7। पोखरा से लेकर काठमांडू तक इस वक्त लाखों लोग ऐसे हैं जिनके घर टूट गए हैं और वो घरों के अंदर नहीं जा रहे, या फिर इस डर के कारण कि फिर कोई भूकंप ना आ जाए वो घरों के अंदर नहीं सो रहे हैं। और ऐसे लोग कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोई व्यवस्था मिले जिससे कि खुले आसमान के नीचे उनके परिवार को नहीं सोना पड़े। जैसे कि अभी बता रहे थे पोखरा पहुंचे हमारे संवाददाता प्रभाकर कुमार कि लोग कोशिश कर रहे हैं किसी तरह अपने परिवार को ठीक रखने के लिए। बहुत ठंड भी है और खुले आसमान के नीचे कुछ लोग हैं। एक ऐसे परिवार से भी पोखरा में एपिसेंटर के पास प्रभाकर मिले जो कि सड़क पर खड़ी बस में डेरा डाले हुए हैं।
भूकंप का वो खौफनाक मंजर, और जब हम इसका जायजा लेने के लिए एपी सेंटर के पास, पोखरा के पास पहुंचे तो हमें एक बड़ी ही अजीब सी चीज देखने को मिली। मैं जिस बस पे चढ़ रहा हूँ ये एक स्कूल बस है जो कि छोटे छोटे बच्चों को स्कूल लेके जाता है। और जब ये हादसा हुआ, जब ये अर्थक्वेक हुआ, भूकंप हुआ, उसके बाद जो ये ओनर हैं बस के, जो मालिक हैं, उन्होंने अपने पूरे परिवार को इस बस में शिफ्ट कर दिया। इसे एक खुले जगह पर इस बस को लगाया गया है और इनका पूरा परिवार जो है इस बस में बैठा है। और इनका कहना है कि ये पूरी रात जो है इसी बस में ही गुजारेंगे। ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, लेकिन ये जब से ये घटना हुई है उसके बाद से ये वापस अपने घरों को नहीं जा रहे हैं। इन्हें इस बात का डर है कि ये जो भूकंप का झटका है वो फिर आ सकता है, दोबारा आ सकता है, और इसलिए यही एक जगह है जिसे वो सुरक्षित मानते हैं। ये पूरे परिवार का इनका बस है, इनका ये बिजनेस है इनके परिवार का। ये स्कूल के बच्चों को ये बस डेली स्कूल ले जाती है और आती है। बेटा ये क्या कर रहे हो आप बस में, यहाँ बताओ? सोने आए। सोने आए हैं? कि बस तो सोने की जगह नहीं है बेटा। घर क्यों नहीं जा रहे हो? डर लगता है घर। इस छोटी सी बच्ची का कहना है कि इसे घर में वापस जाने में डर लगता है और इसलिए ये जिस बस से स्कूल जाती है रोज, उसी बस में आज ये सोने को आई है। मैडम आप बताइए, ये बस में सोने का क्या है? यहाँ पे हम सेफ महसूस करते हैं, इसलिए हम यहाँ रहने के सोने के लिए आए। आप मुझे ये बताइए, जब ये 12 बजे के आसपास में जब ये हुआ था, घटना हुई थी, तो क्या हुआ था? क्योंकि यहाँ के झटके जो हैं, हमें भी बिहार में झटका लगा था, लेकिन यहाँ शायद बहुत बड़ा झटका। हम उस वक्त सो रहे थे, फिर बेड हिलने लगा तो मैं बेबी को लेके बाहर निकली, तो बाहर निकलने के लिए हिम्मत नहीं मिली मुझको। जब तक वो भूकंप आ रहा था मैं ऊपर ही थी, 3 तले ऊपर। फिर जब रुका तो मैं बेबी को लेके नीचे आ गई और ये खुले छांव में आके यहाँ बैठी। आप अपने दर्शकों को ये बता दूं, ये महिला कहना क्या चाह रही है। इनका 3 मंजिला मकान है और जब भूकंप का झटका आया था तो ये डर के कारण उस मकान से निकल ही नहीं पाई, या लगभग फंसी की फंसी रह गई। और जैसे ही झटका खत्म हुआ उसके बाद से ये पूरे परिवार को लेके ये अपने बस में आ गई। इनके फैमिली का ये बिजनेस है और ये स्कूल के बच्चों को ले जाने वाला बस है। और आज इस परिवार ने ये डिसाइड किया है कि ये पूरी रात इसी बस में गुजारेंगे, क्योंकि इनके हिसाब से सबसे सुरक्षित जगह यहीं पे। हमने अभी आपको दिखाया कि कैसे लोग खुले मैदान में रात गुजार रहे हैं, अपने घरों के अंदर नहीं जा रहे हैं। और इस परिवार के पास ये बस है तो एक तरह से इनके पास एक छत का इनका इंतजाम हो गया और इसी बस के छत के नीचे ये परिवार पूरी रात गुजारेगा। अर्थक्वेक के एपी सेंटर के पास से प्रभाकर कुमार, IVN 7। ये इस वक्त आप देख सकते हैं कैसे लगातार हम आपके साथ ये सारी जानकारी आपके लिए लेकर आ रहे हैं। प्रभाकर कुमार पोखरा से लगातार हमारे साथ आते जा रहे हैं और शिवानी काठमांडू से हमें लगातार जानकारी देती जा रही है। ग्राउंड जीरो से ये लगातार कवरेज IBN 7 पर जारी रहेगी। रात काफी सर्द है और ऐसे में काठमांडू और उसके आसपास के कई इलाके, पोखरा तक और उसके आगे भी अंधेरे में है, क्योंकि बिजली ना के बराबर है। साथ ही साथ मुश्किल यह भी है कि नेपाल की माली हालत ऐसी नहीं है कि वो इस तरह की तबाही का अकेला मुकाबला कर पाए। नेपाल सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है लोगों को संभालना और साथ ही साथ अफवाहें फैलने से रोकना। लोग अब तक घर के भीतर जाने के लिए तैयार नहीं, जैसा कि आप अभी सुन रहे थे। जिन लोगों ने इस जलजले को महसूस किया है, जिन लोगों ने देखा कि वो तो निकल आए किसी तरह से, लेकिन कई लोग मलबे के नीचे दब गए, उनके दिल अब भी धड़क रहे हैं। आइए देखते हैं जब नेपाल में भूकंप आया, ठीक उसके बाद मंजर क्या था। तस्वीरें गवाही दे रही हैं, जब प्रकृति नाराज होती है तो इंसान कितना छोटा नजर आता है। नेपाल के पोखरा से उठे जलजले ने भारत तक को हिला दिया। नेपाल से लेकर भारत के बड़े हिस्से में लोगों के दिल कांप गए। नेपाल से आई जरा इन तस्वीरों को देखिए। नेपाल के कांतिपुर टीवी की इन तस्वीरों को हम आपको जस के तस नहीं दिखा सकते। यहाँ लाइन से महिलाओं, बच्चों, बड़ों, बुजुर्गों की लाशें रखी हैं। नेपाल में हर तरफ बदहवासी थी, सड़क पर चीख पुकार मची थी। पहली तस्वीरें राजधानी काठमांडू से आई। अस्पतालों के बिस्तर घायलों से भर गए।
सड़क पर ही इलाज शुरू हो गया। इंसान की बनाई सड़क को मानो किसी ने चीर दिया है। जमीन के अंदर से आए जलजले ने इस सड़क में 1 फुट से ज्यादा की दरार बना दी। कहीं कहीं तो सड़क धंस गई, रास्ते वहीं बंद हो गए। नेपाल में भूकंप का पहला झटका 11:45 पर आया और दूसरा 12:20 पर। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 7.9 बताई गई। भूकंप का केंद्र नेपाल के पोखरा से 80 किलोमीटर दूर जमीन के 31 किलोमीटर अंदर था। इसका केंद्र है वो नेपाल की राजधानी काठमांडू से करीब 77 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में, लेकिन इसके झटके संपूर्ण उत्तर भारत में महसूस किए गए हैं। जो सटे हुए इलाके हैं, खास तौर से उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश, वैसे तो समूचा उत्तर प्रदेश, लेकिन उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश और समूचा बिहार, और लेकिन खास तौर से उत्तर पश्चिमी बिहार, सिक्किम, दार्जिलिंग, इन क्षेत्रों में काफी तीव्र झटके महसूस किए गए। भूकंप का असर हिंदुस्तान में दिखा, लेकिन सबसे ज्यादा तबाही नेपाल में ही सामने आई। अस्पतालों में इलाज की पर्याप्त सुविधा नहीं थी, इसलिए सड़कों पर ही मरीजों की लाइन लग गई। फोन सेवा ठप थी, लिहाजा दूर दराज के इलाकों से इस अनहोनी की खबर भी देर से मिली। और एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट एंड पोखरा और तराई में भी नुकसान है, खास करके जैसे आपके जो जानकी जी का मंदिर है, जानकी माता का जनकपुर में, इस मंदिर में भी नुकसान का खबर मिली है। जान माल की नुकसान की खबर आ रही है? हाँ, करीब करीब जैसे ज्यादा है। देखिए तराई से पहाड़ तक जो इतना ज्यादा नुकसान है। नेपाल के इतिहास में यह अब तक का सबसे बड़ा भूकंप है। इससे पहले 1934 में नेपाल में 8 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें 10,000 से ज्यादा जान गई थी। अब 25 अप्रैल 2015 की ये तारीख नेपाल के इतिहास में एक कड़वी याद की तरह दर्ज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। नेपाल में जिन भारतीयों ने भूकंप को करीब से महसूस किया, उन्हीं में से एक हैं बाबा रामदेव। रामदेव काठमांडू में थे जब भूकंप आया। बाबा की माने तो सिर्फ 1 मिनट की और देरी होती तो उनकी जान चली जाती। सुनते हैं उनकी आंखों देखी। यदि 1 मिनट भी मैं देरी से निकलता पंडाल से, तो वहां हजारों लोगों की लाशें बीत सकती थी। 1 मिनट पहले निकला, कुछ लोग मंच के दाईं ओर से निकल गए, कुछ बाईं ओर से, कुछ पीछे से, कुछ आगे से, और पंडाल लगभग खाली हो गया था। जैसे ही बाहर निकला तो दाहिनी तरफ देखा तो एक 4-5 मंजिली इमारत थी, वो ताश के पत्तों की तरह गिर रही थी। जैसे ही बाईं तरफ देखा तो जो 4-5 हजार लोगों के लिए टीन शेड का पंडाल बना हुआ था, पूरा जमीन पर बिछ चुका था। सामने देखा तो 40-50 फीट ऊंचे ऊंचे पेड़ गिरे हुए थे। मैं जिस गाड़ी में बैठा तो गाड़ी जो है ऊपर नीचे हो रही थी, और मैं बाहर निकला तो मैं खुद ही जो ऊपर नीचे हो रहा था। मुझे नहीं पता लगा कुछ क्षणों के लिए कि ये हो क्या रहा है। थोड़ी देर बाद जब बात समझ में आई तो पता लगा ये तो भूकंप है। और उसी के अगले क्षण में देखता हूं कि कुछ लोग मेरे सामने जमीन पर लेटे हुए, किसी का सिर फटा हुआ है, करीब 60 लोग उसमें घायल हुए। लेकिन यह भी भगवत कृपा की यह 1 मिनट पहले जो है कार्यक्रम संपन्न हो गया। यदि 1 मिनट की भी देरी होती तो बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता था। बाबा रामदेव जो काठमांडू में थे जिस समय पर तबाही हुई, जिस समय पर भूकंप आया। नेपाल में हुई तबाही को लेकर अगर दुनिया में कोई देश सबसे ज्यादा चिंतित है नेपाल के बाद, तो वो भारत है। इस आपदा की खबर आते ही भारत सरकार फौरन हरकत में आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अपने मंत्रियों अधिकारियों के साथ बैठकर पड़ोसी मुल्क को पूरी मदद करने का निर्देश दे रहे हैं, और साथ ही साथ भारतीयों को कैसे बचाकर वापस लाया जाए, इस पर भी वो लगातार नजर बनाए हुए हैं। नेपाल की पीड़ा भी हमारी ही पीड़ा है। 125 करोड़ देशवासी
आपकी इस मुसीबत आपके साथ है, उनके प्रति भी मेरी संवेदना है। हिमालय की गोद में बसे नेपाल में आए भयानक भूकंप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी दुखी हैं। त्रासदी झेल रहे नेपाल के पीएम से उन्होंने खुद बात की और उन्हें हर तरह की मदद का भरोसा दिया। उनका ये भरोसा सिर्फ भरोसा नहीं था, क्योंकि इसके बाद जिस तरह से सरकारी अमला मदद को लेकर ताबड़तोड़ आगे आया वो काबिले तारीफ है। एयरफोर्स ने आदेश पर फौरन अमल किया। विमान से राहत सामग्री और एनडीआरएफ जवान नेपाल भेजे गए। भारत से भरपूर राहत सामग्री लेकर विशाल सुपर हरक्यूलियस काठमांडू पहुंचा। इसके अलावा भारी मात्रा में दवा के साथ डॉक्टरों की टीम भी जाने वाली है। सरकार की शार्प प्लानिंग से सभी भूकंप प्रभावित इलाकों को मदद, नेपाल को मदद का सिलसिला यही नहीं थमेगा, आगे भी उनको भरपूर राहत देने की तैयारी है। किसी इस तरह की आपदा में जिन भी चीजों की आवश्यकता होती है, सबसे पहले सर्च की जरूरत पड़ती है, उसके बाद रेस्क्यू करने के लिए और उसके बाद फिर दवाइयों की। तो हम सारी चीजें लेके जा रहे हैं, सारे इक्विपमेंट लेके जा रहे हैं, दवाइयां लेके जा रहे हैं, डॉक्टर्स जा रहे हैं, हमारे पास पैरामेडिक जा रहे हैं। हम एक सेल्फ कंटेंट जा रहे हैं कि किसी भी साइट पे जाके हम लगातार ऑपरेशन वहाँ पे कर पाएं। इसके अलावा नेपाल में फंसे भारतीयों को बचाने के लिए सरकार ने अलग से तैयारी की है। भारतीयों को लाने के लिए एयर इंडिया, इंडिगो की फ्लाइट तैयार है। काठमांडू एयरपोर्ट पर हालात सामान्य होते ही लोगों को लाया जाएगा। सड़क मार्ग से भी लोगों को निकालने के विकल्प पर विचार हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद तमाम हालात पर नजर बनाए हुए हैं। पीएम मोदी लगातार हर विभाग के मंत्रियों से अपडेट ले रहे हैं। इस आपात स्थिति में कोई कमी ना हो और जिंदगी जो है, हमारा जो नागरिकों का जिंदगी बच सके, उसके लिए कोई भी कार्य करना है हमको करना चाहिए और लगे हुए हैं और सरकार अपने पूरा ताकत झोंक दिया है इसमें। प्रधानमंत्री ने आज सुबह से ही तुरंत जैसे सूचना मिली तुरंत उसकी समीक्षा करने लगे। समय समय पर हम लोगों से भी बातचीत होता रहा, उन्हें पूरी सूचना मिली और आज दिन में बैठक हुई है और समीक्षा की गई है और जो भी सहायता बिहार को जरूरत होगी उसे निश्चित रूप से भारत की सरकार देगी। उधर सरकार के टेलीकॉम मंत्री खुद हालात की निगरानी कर रहे हैं। उनका साफ कहना है कि जहां जो करना होगा वो किया जाएगा और नेपाल की भी पूरी मदद की जाएगी। आपको बता दें, अगले 3 दिन तक बीएसएनएल से लोकल कॉल रेट पर लोग नेपाल फोन कर सकेंगे। मैंने स्वयं रिपोर्ट ली है, तो भारत और नेपाल के बीच में कम्युनिकेशन लिंक अभी है, लेकिन नेपाल के अंदर का जो कम्युनिकेशन लिंक है उसके बारे में चिंता करने की जरूरत है। तो हमारी जो टीम जा रही है उसमें कम्युनिकेशन एक्सपर्ट भी हैं, सैटेलाइट फोन भी है। इस दिशा में अगर कोई और सहयोग की जरूरत होगी तो हम पूरा सहयोग करेंगे। इस भयानक आपदा के वक्त भारत से लगातार मिल रही भरपूर मदद से नेपाल ने राहत की सांस ली है। उन्होंने इसके लिए भारत का शुक्रिया भी जताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN7।